आज हिंदी का पहला चैप्टर है वर्णमाला। और आगे के कुछ चैप्टर जैसे संधि है, तो संधि को समझने के लिए भी वर्णमाला का ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि समझने से पहले वर्ण की समझ हमें होनी आवश्यक है। तो वर्णमाला जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है। और ध्वनि जो है सार्थक ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। यह हमें ध्यान रखना है कि सार्थक ध्वनि को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। सार्थक ध्वनि क्या है, वर्ण है। और वर्ण ध्यान में रखना कि वर्ण लिखित भी होता है और मौखिक भी होता है। अगर क हमने ऐसे बोला है तो ये मौखिक है, और क हमने ऐसे लिख दिया तो ये लिखित भी हो गया। तो वर्ण लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है। और वर्ण से फिर शब्द बनेंगे, शब्द से फिर वाक्य बनेगा, वाक्य से फिर भाषा बनेगी। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल सबसे छोटी इकाई वर्ण है। सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक इकाई कहें तो ध्वनि है। मौखिक इकाई कहें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि है। और लिखित इकाई वर्ण होगी। लिखित इकाई कौन सी होगी भाषा की सबसे छोटी, ये वर्ण है। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा बनती है। शब्द ध्यान में रखना कि वर्णों का सार्थक समूह होना चाहिए, तब हम शब्द कह सकते हैं। अगर ये सार्थक नहीं है, इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, जैसे कमल है तो ये सार्थक है, इससे कुछ पता लग रहा है। लेकिन अगर इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया, इसको हमने इस तरह से ल क म बोल दिया, तो ये तो सार्थक नहीं हुआ, तो फिर ये शब्द नहीं है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भी हम ये कह सकते हैं, ये शब्द होती है। आगे लिखा होगा, छोटी छोटी परिभाषाएं आपको अलग से भी इसमें पेज में मिल जाएंगी। कुछ इसमें लिखी हुई भी हैं, तो इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा पहले चैप्टर समझने से पहले। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर हमें पूछी जाए तो ये ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ध्वनि है। और सार्थक ध्वनि को ही हम वर्ण कहेंगे। अगर इन वर्णों के अलावा कोई और ध्वनि है तो वर्ण नहीं होगी, तो सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहेंगे। ध्वनि अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई होती है, या अभिव्यक्ति की सबसे या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब हम ध्वनि कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण लिखित भी हो सकता है, वर्ण मौखिक भी हो सकता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ये ध्वनि है, इनको आप ऐसे ही नोट भी कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, तब ये शब्द हो जाएगी। अब ये वर्ण क्रम भी है। ध्वनि के बाद सबसे पहले वर्ण का नंबर आता है, अक्षर होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है, भाषा होता है। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि कहीं कहीं तो वर्ण और अक्षरों को एक ही कहा गया है, लेकिन कुछ जगहों पे वर्ण और अक्षरों को अलग अलग बताया गया है। वर्ण तो ये हो गए, अगर हमने राम लिखा तो राम में वर्ण होंगे 1 2 3 4, क्योंकि अगर हमने ये र लिखा हुआ है तो ये अ के साथ मिलकर, जब व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो र के साथ, र हलंत के साथ अ जुड़ा हुआ है, तब ये र बनता है। तो कई जगहों पर इनको अक्षर कहा जाता है और इनको वर्ण कहा जाता है, तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और कई जगहों पर वर्ण और अक्षरों को अधिकांशतः एक ही माना जाता है कुछ जगहों पर। तो इसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न जिस तरह से पूछा जाएगा, उत्तर आपका उसी पर निर्भर करेगा। अब मूल वर्ण हमारे 2 तरह के होते हैं, कुछ स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। मूल वर्ण हमारे 2 ही हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर मूल स्वरों की संख्या 11 है। इनके पूरा वर्गीकरण हम आगे देख रहे हैं अभी। मूल व्यंजन जो हैं ये 33 होते हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे। और मूल वर्ण जो हैं ये टोटल 33 और 11 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएंगे। बाकी मानक वर्ण 52 होते हैं, इनको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण अभी इनके साथ में और जुड़ेंगे। लेकिन मूल की बात जहाँ तक आए, मूल वर्ण वे होते हैं जिनसे और भी वर्ण बनते हैं। तो मूल वर्ण 44 हैं, मानक वर्ण 52 हैं, इनको हम आगे अभी देखते हैं। तो अब कुछ परिभाषाओं की बात आती है।
ये छोटा चैप्टर पहला चैप्टर है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कई तरह की परिभाषाएं इसमें हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण देखेंगे, वर्ण क्या होता है। तो इसमें अलग अलग 2-3 परिभाषाएं निकलेंगी यहाँ पर। एक तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, एक एक लाइन में आप इसी तरह से, ये बिल्कुल नोट्स ही है, ये कोई किताब नहीं है, ये नोट्स ही है, बना बनाया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है मौखिक, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी ध्वनि है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तब शब्द हो जाएगा, क्योंकि सार्थक वर्णों का समूह, इसको शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य हो गया। भाषा की पूर्ण इकाई ये वाक्य को माना जाता है। अब वर्णमाला की है जब हम बात करेंगे, तो वर्णमाला जो है ये क्रमबद्ध ध्वनियों का समूह, माला मैंने समूह। हिंदी वर्णमाला में टोटल मिला के 44 वर्ण है, ये हमने अभी देख लिए हैं, जिनमें कि 33 व्यंजन है, 11 स्वर है। वर्णों को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की अगर हम परिभाषा देखें तो स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है कि स्वर कैसे होते हैं, हमेशा स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं। स्वर की परिभाषा ये है कि जी ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं उनको हम स्वर कहेंगे। अब स्वरों की जो संख्या है इसको आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहीं से बनेंगे। एक तो परिभाषा ध्यान रखनी है कि किसी भी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। जैसे हम व्यंजन देखेंगे, व्यंजन में हमने क लिखा तो ये सिर्फ क नहीं है, इसके साथ में ये तो व्यंजन होता है, इसके साथ में अ जुड़ा हुआ है, तब ये क बना। लेकिन स्वर क्या है, अ से लेके अह तक जो भी हमने देखा, इनके साथ हमें किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतंत्र होते हैं। तो इसीलिए स्वरों की जो परिभाषा है कि स्वरों के उच्चारण के लिए या स्वरों को लिखने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की, अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने की हैं, प्रश्न यहीं से बनेगा। ये 11 स्वर होते हैं, टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 स्वर है, ये लिखे हुए हैं। अब इनमें जो है स्वरों का विभाजन हम कैसे करेंगे, अब स्वर बंटेंगे, स्वरों का वर्गीकरण कैसे होगा। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहला, अब सवाल क्या पूछता है कि मात्रा के आधार पर, सवाल क्या पूछा जाएगा हमें कि मात्रा के आधार पर या लगने वाले, बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान में रखना है इसमें 2 प्रकार के स्वर हैं, एक ह्रस्व होते हैं और एक दीर्घ होता है। एक और स्वर प्लुत भी होता है, प्लुत में 3 मात्राएं होती हैं, ह्रस्व में 1 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है इसको, और दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, द्विमात्रिक स्वर, 2 मात्राएं होती हैं इसमें। ह्रस्व को 1 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ये आपको लिखित में कहीं और भी मिल जाएगा, है ना, और भी भेज दिया जाएगा ये नोट। और इसको मूल स्वर भी कहते हैं, जो ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं, है ना, मूल स्वर, ह्रस्व स्वरों को हम, ये दिख रहे हैं आपको, ये 4 स्वर हैं, इनको हम एक और नाम देते हैं ह्रस्व के साथ साथ मूल स्वर, यानी कि इन स्वरों से ही बाकी के स्वर बनते हैं, इसीलिए इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको लघु स्वर भी कहते हैं, 3 नाम हो गए इनके, ह्रस्व स्वर भी इन्हीं को कहते हैं, मूल स्वर भी इन्हीं को कहते हैं, और लघु स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो 2 तरह के स्वर हैं, मात्रा के आधार पर भी कह सकते हैं इनको, और समय के आधार पर भी। देखो बांटने का, जब हम स्वरों को बांट रहे हैं, स्वर व्यंजन हमें क्लियर हो गया अलग अलग, अब हम स्वरों को बांटेंगे तो कुछ ना कुछ तो आधार होगा उसका। तो सबसे पहले हम किस आधार पर बांटा हमने इसको, मात्रा के आधार पर। तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा होती है और दीर्घ स्वरों में 2 मात्राएं होती हैं। जैसे अ में तो 1 मात्रा है, अ है, ई है, छोटा ऊ है, री है, तो इनमें कितनी मात्राएं हैं, इनमें सिर्फ 1 मात्रा है। अब
अ एक मात्रा है और इसके साथ हमने अ जोड़ा तो इन दो को मिला के आ बना। तो दो मात्राएं जोड़ी हमने तो ये द्विमात्रिक हो गया। जो दीर्घ होगा वो द्विमात्रिक हो जाएगा, जो ह्रस्व है ये तो अपने आप में एक मात्रिक है, तो इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब ह्रस्व तो एक मात्रिक हो गया, मात्रा के आधार पे बांटा था हमने, हमारा आधार मात्रा के आधार पे था। लगने वाले समय के आधार पर तो इसमें एक मात्रा का समय लगेगा और दीर्घ स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है या दो गुना समय लगता है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि इन दो दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व से दो गुना समय लगता है या दो मात्राओं के बराबर समय लगता है। तो दीर्घ स्वर, बाकी जो ह्रस्व को छोड़ के जो बचे ये दीर्घ हो गए, ये लिखा हुआ है। तो दीर्घ स्वर क्या है? ह्रस्व के बाद जो छोड़ने आ, दीर्घ का मतलब दो मात्राएं, छोटी छोटी को दो बार लिखेंगे तो बड़ी हो जाएगी, छोटा हो दो बार लिखेंगे बड़ा हो जाएगा, है ना। अ के साथ ई जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, है ना। अ के साथ ई तो ए और आ के साथ ई तो आई। अ के साथ ऊ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। तो ये सभी दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व चार हैं, बाकी जो बच गए वो दीर्घ हैं। अ ई उ री ह्रस्व हो गए, बाकी जो बच गए वो दीर्घ हो गए। अब एक और हेडिंग आती है कि साहब रचना के आधार पे बताओ। अभी तो हमने मात्रा के आधार पे बांटे, अब हम थोड़ा और आगे चलें तो वो कहता है जी रचना के आधार पे बताओ कितने होते हैं स्वर। तो रचना में उनकी बनावट के आधार पर स्वर दो तरह के हैं, एक मूल स्वर है और एक संधि स्वर है। रचना में बनते कैसे, बने कैसे, तो रचना के आधार पे कितने स्वर हैं, इसलिए बॉक्स में बिल्कुल अलग ही लिखा हुआ है, ये हेडिंग बिल्कुल अलग है। स्वरों का वर्गीकरण, पहला आधार हमने दिया मात्रा, वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब नई बात है कि रचना के आधार पे बताओ स्वर कितने हैं। तो रचना के आधार पे जो है, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रचना के आधार पे जो स्वर हैं ये दो हैं, एक मूल स्वर है, एक संधि स्वर है। मूल स्वर वो होते हैं अ ई उ री, जो कि पहले से ही हैं, जिनमें कोई जो जुड़ के नहीं बने। संधि स्वर वे होते हैं जो किन्हीं दो स्वरों, संधि में जोड़, दो अन्य स्वरों के मिलने से जो स्वर बना उसे क्या कह दिया हमने, संधि स्वर कह दिया। मूल स्वर हमें पहले से पता है, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर ये एक ही जैसे हैं, ये हमें पहले से पता है। अब जो संधि स्वर हैं, ऐसे स्वर जो दो स्वरों को जोड़ के बने हैं, ये कौन कौन से हैं। तो संधि स्वर जब होंगे तो संधि स्वर दो तरह के हो जाएंगे। ये छोटी सी बात है ध्यान में रखने की कि संधि स्वर जो होंगे ये दो तरह के होंगे, एक ही दीर्घ स्वर हो जाएंगे, एक ही संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अब दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है कि एक ही स्वर को जब हमने दो बार लिखा, यानी कि अ को अ के साथ ही जोड़ दिया तो आ बन गया। दीर्घ हमने पहले भी पढ़ लिया है, बात वही है, कोई अंतर नहीं है। जब दो ह्रस्व को मिलाया हमने, एक जैसे ह्रस्व को, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, एक जैसा, उससे तो क्या बना, दीर्घ। और अगर दो विजातीय स्वरों को मिलाया, दो विजातीयों को बना तो तब बन गया संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर ध्यान में रखना चार ही होते हैं, इनको अलग से भी लिख लेना। ये कौन से स्वर हैं, संयुक्त स्वर। कौन से हैं? चार, ए आई ओ औ। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? चार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये विजातीय स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए संयुक्त। दो अलग अलग स्वरों को मिलकर बने हुए हैं, जैसे अ एक अलग स्वर है, ई एक अलग स्वर है, जबकि आ जो बना वो एक ही स्वर के दो बार प्रयोग करने से, एक ही मात्रा के दो बार प्रयोग करने से ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या चार है, ये आपने अलग से देख लिया। बाकी अगर और आगे देखेंगे साहब होंठों के आधार पर कैसे होगा। अब वर्गीकरण, तीसरा आधार, रचना के आधार पर देखा हमने, इधर हमने पहले हमने मात्रा के आधार पे देखा या लगने वाले समय के आधार पे देखा, एक वर्गीकरण अलग था, दूसरा वर्गीकरण हमने रचना देख लिया। बिल्कुल अलग अलग पेन से बना सकते हो आप नोट्स, जब आप इस तरह से देखोगे तभी अलग अलग हो पाएगा, नहीं तो सब
हमें पता ही नहीं होता बांटने का आधार क्या है हमारा, और हम हास्यों में दीर्घ और दीर्घ में हम कुछ और में मिक्स हो जाता है। तो नोट्स आपके बिल्कुल अलग अलग पेन से होने चाहिए, अलग अलग। जब एक हेडिंग ख़त्म होगी, माना कि मात्रा के आधार पे हमने दूसरे पेन से लिख दिया, रचना के आधार पे अभी जो हमने लिखा वो दूसरे पेन से होना चाहिए, जिससे कि स्पष्टता रहे। जितनी ज़्यादा स्पष्टता रहेगी आपके समझ में, आपके नोट्स में, गलतियाँ उतनी कम होंगी। परीक्षा आजकल गलतियों पे आधारित होती है, गलतियाँ हम ज़्यादा करते हैं तो वहीं से 1 नंबर से ही हम इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर हमने इतनी सारी गलतियाँ करेंगे तो फिर कैसे बात होगी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब तीसरा आधार आ गया। सबसे पहला मात्रा का आधार, दूसरा रचना का आधार, तीसरा आधार है ओंठ के आधार पर, ओंठों की आकृति के आधार पर। तो ये वृत्ताकार होते हैं, अवृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार में क्या होगा, जिनको उच्चारण करते समय ओंठों की आकृति गोल हो जाती है वो स्वर वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये आप बोल के देख लें, ओ औ, ये होंठ की आकृति कैसी हो जाती है, यहाँ पे गोल हो जाती है। ये अपने आप ही पता लग रहा है वृत्ताकार। अवृत्ताकार जिनमें नहीं होती है, बाकी के जो बच गए आ, ई, री, ए, आई, इनमें वृत्ताकार नहीं हो रही है, तो ये अवृत्ताकार हो गई। बस फिर अगला टॉपिक आ जाता है जीव के आधार पर। अभी हम होंठों के आधार पर कर रहे थे, अब स्वरों का वर्गीकरण चौथे प्रकार का आ गया। ये चौथा वर्गीकरण है स्वरों का, बिल्कुल अलग। इसने भले हेडिंग में अलग नंबर नहीं डाल रखा है, लेकिन आपको अलग लिखना है, इसको आपको अलग पेन से लिखना है। चौथा वर्गीकरण है, चौथा आधार है, कुछ ना कुछ आधार होता है बांटने का चीज़ों को। तो अब यहाँ पर अग्रस्वर जीभ के प्रयोग के आधार से, जीभ जिन स्वरों को बोलने में आगे वाला हिस्सा जीभ का प्रयोग में आता है उन्हें अग्र कह देते हैं। ई, बड़ी ई, ए, आई आप बोल के भी देखोगे तो अग्रभाग पर प्रभाव ज़्यादा है। मध्य स्वर, मध्य स्वर ध्यान में रखना अमध्य स्वर होता है ना, गले से जो आवाज़ निकल रही है। मध्य स्वर ध्यान में रखना, मध्य अ को एक उदासीन स्वर भी कहा जाता है, इसको लिख लेना। अ क्या है, उदासीन स्वर। अ एकमात्र उदासीन स्वर है। उदासीन में ना न्यूट्रल, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, अपनी मात्रा इसकी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, उदासीन स्वर कहा गया है। और अमध्य स्वर भी होता है, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर। पश्च स्वर जिनसे जीभ का पिछला वाला हिस्सा प्रयोग में आता है, सक्रिय होता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। आ है, ऊ है, ऊ है, हुआ हुआ है। ये थोड़ा आप बोल के देखें। उसके बाद एक और पांचवा वर्गीकरण, अनुनासिक और निरानुनासिक। ये ध्यान रखना, ये पांचवा वर्गीकरण आ गया। स्वरों का ही है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमें अंदाज होना, थोड़ा सा हमें शब्द का समझ में आना चाहिए, है ना। अनुनासिक जिनमें बोलते समय गुंजन पैदा होती है, नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक हो गया। क्या बड़ी बात है इसमें। अनुनासिक चंद्र बिंदु जहाँ भी लगा हो, ये सारे स्वर अनुनासिक होते हैं, सब लिखा हुआ है। जहाँ पर अनुस्वार भी लगा हो, है ना, जहाँ पर बिंदी लगी हो, मयंक, है ना, ये कुछ भी लिखा हुआ आपने, जहाँ पर ये अनुस्वार भी लग गया हो, ये भी अनुनासिक हो गया। यह चंद्र बिंदु लगा हो, यह अनुनासिक है। नाक के द्वारा हवा और ध्वनि निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। निरानुनासिक जहाँ पर बिल्कुल चंद्रबिंदु नहीं लगा हुआ है, जहाँ पर अनुस्वार नहीं लगा हुआ, वो निरानुनासिक हो जाएगा, सीधी सी बात है। बस नाम का पता है, अगर इतना हमें पता लग जाए कि अनुनासिक जो है चंद्रबिंदु वाले, नाक से जो आयु नासिक, नासिक लगी रहा है, ठीक है। तो अनुनासिक जो नाक से जो ध्वनि निकले, चंद्रबिंदु और अनुस्वार, बिंदी जहाँ लगी हो, और जो निरानुनासिक जहाँ पर ये ना हो। अब थोड़ा आगे जो है, अब अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह किसको कहते हैं, अयोगवाह अंग और अह, है ना, दो ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनको अयोगवाह ध्वनियाँ कही जाती हैं। ये अयोगवाह, है ना। अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये ध्यान रखना है।
एक लाइन अलग से जरूर लिख लेना कि हमेशा अयोगवाहक स्वरों के साथ ही प्रयोग होते हैं, स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं। आधा घंटा आपका लग जाएगा इस चैप्टर में, लेकिन ध्यान से देखेंगे आप तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अयोगवाह ध्वनियाँ, ये अंग और अह जो हैं कभी भी व्यंजनों के साथ नहीं लगेंगी। अयोगवाह ध्वनियाँ सिर्फ किसके साथ लगेंगी? स्वरों के साथ ही प्रयोग होती हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। न ये स्वर होती है न ये व्यंजन होती हैं, लेकिन प्रयोग किसके साथ में होती हैं? सिर्फ स्वरों के साथ में प्रयोग होती हैं। इतना ध्यान रखना है, सिर्फ प्रयोग होता है इनका, न ये व्यंजन होते न ये स्वर होते हैं, सिर्फ प्रयोग होते हैं किसके साथ? स्वरों के साथ। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी इसके बाद अगली है ना, बाकी अनुस्वार और विसर्ग ध्यान में रखना है कि अनुस्वार हमें पता है कि जब जो बिंदु लगता है ऊपर और उसमें अनुनासिक भी होता है, नाक से हवा निकलती है, इसमें नाक से स्वर निकलता है तो गुंजन होती है, कंपन होती है, और ये अनुनासिक होता है अनुस्वार, बिंदी लगती है ऊपर। अनुस्वार के बाद हमेशा य, ल, श, व, श, श, ह आते हैं। ये वर्तनी का भी क्या हो सकता है? वर्तनी का भी ये प्रश्न है। तो वर्तनी में हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर बिंदु के बाद, अनुस्वार के बाद अगर ये स्वर ना हो, कोई और हो, तो वो शब्द ही गलत माना जाएगा, वो उच्चारण। तो अनुस्वार का एक नियम है कि इसके बाद हमेशा य, र, ल, व, श, श, ह आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे अनुस्वार लगा हुआ है स के ऊपर, तो यहाँ पर य है। अगला अनुस्वार के बाद अगला जो वर्ण है वो हमेशा ये ही होने चाहिए, ये नियम है। विसर्ग है ना, तो विसर्ग में हमारी अतः, जैसे स्वतः, ये जो आगे लगता है ये विसर्ग है ना। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो व्यंजन है। स्वरों का लगभग ये वर्गीकरण 5 या 5 ही प्रकार का पूछता है। एक अर्ध विवृत और अर्ध समृत भी पूछता है, लेकिन इतना इसमें नहीं पूछेगा। बाकी ये कंठ ध्वनियाँ जो हैं, यहाँ पर उच्चारण के स्थान जो हम देखेंगे, कुछ यहाँ पर भी ध्यान में रखना है, ये स्वरों के उच्चारण के स्थान, इसमें कंठ कौन सा होता है, तो ये कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। अभी हम व्यंजन भी देखेंगे इसमें। ये कंठ ध्वनियाँ जो गले से निकलती हैं, ये तालव्य ध्वनियाँ जो तालु पे जीभ लगती है, ई ऊपर की तरफ लग रही है जीभ, है ना, ऊपर वाले हिस्से को तालु कहा जाता है। ये मूर्धा, री जो जीभ का अग्रभाग ऊपर तालु की तरफ लगता है। ओष्ठ, ऊ और ऊ बिना ओंठों के नहीं बोल सकते हम, तो जो ओंठों से निकलने वाले ए आयु कंठ तालु दोनों का प्रयोग होता है। दांत और ओष्ठ, दंत्योष्ठ कहते हैं इसे। दांत और ओष्ठ अगर एक साथ मिला दी जाए, व की ध्वनि, तो बिना दांत, नीचे वाला ओंठ और ऊपर वाले दांत मिलते हैं, व जब हम बोलते हैं। स्वर यंत्र, गले से निकलने वाला, ह। अंग, नासिक है ना, नाक से निकलने वाला अंग, जो हम जहाँ भी अनुस्वार होगा। ये कंठोष्ठ, ये गला और होंठ दोनों की आकृति होती है। तो थोड़ा सा आप बोल के उच्चारण, इनको समझने के लिए क्या है, थोड़ा सा उच्चारण करके देखना है और इसके साथ मिलाना है। जैसे वो कंठ कह रहा है तो कहाँ से निकल रही है ध्वनि, उसको समझ जाना है। कंठ, गला, तालु, मूर्धा, पहले तो इनका अर्थ समझना है, मूर्धा कौन सा स्थान होता है। री बोल के देखें, री, ये थोड़ा सा मसूड़ा जिसे कह सकते हैं, मूर्धा मान लो मसूड़ा, है ना। ये दांत से थोड़ा ऊपर, और ऊपर तालु होता है, तालु से नीचे का हिस्सा है ये मूर्धा। हम री बोल के देखें, री, तो मूर्धा, मूर्धा ध्यान में रखना, मसूड़े को कहा जा रहा है। ओष्ठ, ओंठ हो गया, कंठ तालु हमें पता ही है, दंत्योष्ठ दांत और ओंठ जहाँ मिल जाएं। स्वर यंत्र गले को कहते हैं, नासिक, नाक हो गया, कंठोष्ठ, कंठ और ओंठ। तो उच्चारण करके अनुभव पर आधारित हैं। एक सवाल भी अगर आपकी गलती से, खुद की गलती से खराब होता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं। तो जितना हो सके इनके साथ में, जितना भी आप कनेक्ट रहेंगे चीज़ों के साथ में, उतना ही अपने आप ही चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी आपको। अब समृत विवृत, इसमें समृत विवृत में हमेशा ध्यान में रखना है कि विवृत स्वर जो है ये मुंह के खुलने के आधार पर है। तो इसमें जो विवृत स्वर है ना, विवृत आ है। जैसे बच्चे को कुछ भी मुंह खुलाना हो तो उसे कहते हैं आ, तो मुंह खोल देता है, तो ये विवृत स्वर कौन सा है? आ है, ये ध्यान में रखना। बाकी समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर मैंने जीभ जो है आधी
अगला हिस्सा उठता है उसका, है ना। तो इनको थोड़ा याद कर लेना, इसको थोड़ा, ये परिभाषा में ही इसके इधर उधर है, तो थोड़ा इनको याद जरूर कर लें कि समृद्ध स्वर जो हैं ई ऊ है, अर्ध समृद्ध जो हैं ए और आई है, ए और ओ है, और विवृत स्वर जरूर याद रखना, इसको ज़्यादा पूछ लेता है कई बार, वैसे इतना नहीं है इसमें, लेकिन ये विवृत जरूर याद रखना, यहाँ है। और बाकी जो बच गए वो अर्धविवृत है। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या है? व्यंजन की परिभाषा हमने अभी अभी देखी थी कि जिसको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, सिर्फ स्वर की सहायता नहीं है, ध्यान में रखना, परिभाषाएं गलत हो जाएगी अगर हम कहेंगे कि साहब सिर्फ स्वर की सहायता। अगर हम संयुक्त व्यंजन कहें, अक्षर देखें, तो दो व्यंजनों के मिलने से भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं ना। जैसे हम त्र देखेंगे तो त प्लस र, है ना, त धन अ भी होता है हालांकि, और र धन अ भी होता है, लेकिन दो व्यंजनों के मिलने से बना ना संयुक्त व्यंजन, त्र ज्ञ। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ स्वरों के सहायता से जो बोले जाते हैं, परिभाषा गलत हो जाएगी। यहाँ पर ये होगा कि ऐसे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये परिभाषा ऊपर भी लिखी होगी, ऊपर भी मिल जाएगी आपको। तो ध्यान रखना, व्यंजन हमेशा अकेला नहीं बोला जा सकता। हमने पहले भी देखा कि क हमें बोलना है तो ये क जब तक हम नहीं बोल सकते जब तक इसके साथ अ नहीं जुड़ा होता। जब हम क का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क व्यंजन होता है, इसके साथ में क्या जुड़ जाता है? अ, तब पूरा क बनता है, ध्यान में रखना। तो व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए? स्वरों की, या जैसे संयुक्त व्यंजन देख रहे हो अन्य व्यंजनों की भी मदद की आवश्यकता होती है। तो व्यंजनों की परिभाषा स्पष्ट हो गई है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 33 है। अभी हम आगे देखते हैं कैसे है। सबसे पहले वाला जो सिस्टम है ये है हमारा स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहली जो स्पर्श व्यंजन जो पहला वर्गीकरण होगा, अभी व्यंजनों को बांटेंगे। सबसे पहले पहला जो टॉपिक है इसमें व्यंजनों का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो सबसे पहले मिलेंगे हमें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, है ना। 5 5 के 5 सेट हैं। इनको क ख ग घ च छ ज ज ट ट ट त त न प प ब ब म य र ल व श श प प ब ब म, ये जो हैं ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श। ये तो ये ध्यान में रखना है, ये 5 5 के 5 ग्रुप हैं। क वर्ग कहा जाता है, जिन्हें कंठ ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये कंठ से निकलने वाली कंठ भी कहते हैं इनको, है ना। ये कंठ ध्वनियाँ भी हैं। ये ततालब्य भी बोलते हैं इनको। ये च वर्ग भी बोलते हैं, ये ततालब्य व्यंजन भी कहे जाते हैं। ट वर्ग मूर्धन्य है, त वर्ग दंत्य है, और प वर्ग ओष्ठ्य है, जिनका उच्चारण ओंठों से होता है। मूर्धा वही मसूड़ा कह सकते हैं जिसको। अब यहाँ पर एक और चीज पूछ लेता है कि इन स्पर्श व्यंजनों में अगर हम अघोष और सघोष की बात करें तो अघोष में ध्यान में रखना है कि कंपन की बात आती है। छोटी सी इसको समझने से, देखो वैसे रटने से ही याद नहीं होगा, अगर हमें थोड़ा सा इनमें से जो पहले दो होते हैं ये अघोष होते हैं। कोई भी सेट लगा लो अभी, ये 5 5 के जितने भी हैं आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। ये पहले क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अघोष वे वर्ण, अघोष और सघोष का यह है कि जो कंपन पैदा होती है इन दो में नहीं होती है, तो घोष को कंपन मान लो तो अघोष। तो कोई भी 5 5 के सेट आपको याद होंगे, क ख छ छ ठ ठ त ध। पहले 5 5 में से पहले दो जो होते हैं ये अघोष होते हैं, और बाकी के जो ये 3 हैं ये सघोष होते हैं ना। ये जो 3 हैं ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बस एक चीज ये हो गई, इनमें कंपन होते। अब आप कैसे अनुभव करेंगे? तो बोल के भी आप देख सकते हैं। क ख जब आप बोल रहे हैं तो कोई कंपन नहीं है। ग जैसे आप बोलते हैं ग घ ग, क ख ग घ ग, ग घ ग जैसे आप बोलते हैं इनमें कंपन पैदा होती है, इसलिए इन्हें सघोष कहा जाता है।
सारे स्वर सघोष होते हैं। एक लाइन में लिख देना, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। स्वर तो सारे के सारे सघोष होते हैं अगर अघोष सघोष की बात करें, लेकिन जो स्पर्श व्यंजन है उनके 5 में से अगले वाले जो 3 होते हैं ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। तो ये आपने ध्यान में देखा। एक और चीज आती है इसमें, एक और चीज पूछ लेता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है बोलने में समय कम लगता है, महाप्राण में ज़्यादा लगता है। तो अल्प महा ऐसा चलता है। क बोल के देखेंगे थोड़ा कम आवाज़, कम जोर लगता है या कम आवाज़ आती है। ख बोल के देखेंगे तो थोड़ा लंबा जोर लगता है। ग बोलेंगे थोड़ा कम, घ थोड़ा ज़्यादा, क ख ग घ। तो ये ऐसे बोल के भी देखें तो अल्प महा अल्प ऐसे चलता रहता है। अल्प से शुरू होता है, अल्प महा अल्प। तो इसकी एक जो लूसेंट की किताब में एक बहुत अच्छी शीट बनी हुई है, उसमें आप आराम से देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको ग्रुप में जो ये नोट्स के। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा अपना एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ऊष्म व्यंजन श श श, इनकी परिभाषा भी अभी आगे दी हुई है। ऊष्म क्या होता है? संयुक्त व्यंजन ध्यान में रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, समझने वाली चीज़ है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन में जो है 2 व्यंजनों को मिलके जो बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन है। अक्ष और क को मिलके बना को मिला के श बना, त और र को मिला के त्र बना, त और र को मिला के त्र बना, ज और य को मिला के ज्ञ बना, श और र को मिला के शरा बना। तो ये संयुक्त व्यंजन है। 2 व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन हो गए। कंपन के आधार पर घोष अघोष, घोष ये ऊपर हमने देख लिया, घोष अघोष ध्वनियाँ। तो ध्यान में रखना, घोष अघोष को समझने का अर्थ यही है कि गूंज पैदा होती है उसे घोष बोलते हैं, और जिनमें गूंज पैदा नहीं होती है उन्हें हम अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। ये ध्यान में रखना। तो ये सब ये इन्होंने वहाँ पे एक साथ, वहाँ पे ये अलग अलग थे तो आराम से समझ में आ रहे थे। यहाँ क्या हुआ, इन्होंने सब मिक्स कर दिए। ऊपर जो 5 के सेट हमने देखे थे, पहले 2 वाले क ख अघोष, बाकी ग घ ग, ऐसी च छ गो ज झ, ये सब इन्होंने मिक्स कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, ऊपर आपने समझ लिया है। य र ल व ह भी घोष वर्ण होते हैं, सघोष होते हैं, ध्यान में रखना है। अघोष सभी है ना, क ख च छ हर एक के देख लो, ये शुरुआती 2 हैं। श श श भी अघोष वर्ण होते हैं, ध्यान में रखना। ये 3 और जोड़ लेने हैं इसमें, ये भी अघोष होते हैं। अल्प प्राण महाप्राण हमने ऊपर देख लिए क्या होते हैं, वहाँ ज़्यादा स्पष्टता से समझ में आ जाता है ना। बस ये ध्यान रखना है। फिर इसके साथ में महाप्राण ध्वनियाँ, महाप्राण में जिनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है वो सब महाप्राण हैं। स्पर्शी व्यंजन ध्यान में रखना, इनको याद कर लेना। ये स्पर्श करते हुए निकलती है हवा, इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं हम। तो ये स्पर्शी व्यंजन होगा क ख ग घ ठ ठ ड ढ थ थ द ध। जो पंचमाक्षर छोड़ के बाकी सभी स्पर्शी व्यंजन है ना, पंचमाक्षर छोड़ के स्पर्शी व्यंजन शुरू में हमने देख लिए थे स्पर्शी व्यंजन। तो पंचमाक्षर छोड़ के अब पंचमाक्षर क्या होता है, वो अनुनासिक होता है। पंचमाक्षर कोई भी हो, क ख ग घ ग छ छ ज ज य ठ ठ ड ढ ण त थ द द न, तो ये सब क्या है, पंचमाक्षर बोलते हैं, है ना। और ये क्या है, अनुनासिक ध्वनियाँ हैं, है ना, नाक से उच्चारण होता है। नासिक के ध्वनि है ना, नासिक के भी कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ये एक लाइन में जरूरी आप लिख लें। पंचमाक्षर जो होते हैं ये नासिक की ध्वनियाँ होती हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन थोड़ा सा ध्यान में रखना कि घर्षण ज़्यादा होता है, जैसे श श श ह, तो हवा का जो घर्षण ज़्यादा होता है इनको संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी जिनमें और भी ज़्यादा घर्षण होता है, जैसे अच छ ज झ,
तो ये स्पर्श संघर्षी और ये संघर्षी, बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। पार्श्व ध्वनि है, पार्श्व होता है बगल। पार्श्व शब्द का अर्थ क्या है? सीधा सीधा बगल। पार्श्व शब्द को बगल कहा जाता है, बगल को पार्श्व कहते हैं हम, है ना। तो बगल से जो जब हवा निकले तो ल पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। जब हम ल बोलते हैं तो जीभ ऊपर चली जाती है और हवा बाहर निकलते हुए उच्चारण इसका होता है। लुंठित र कई बार पूछा गया है, लुंठित वर्ण कौन सा है? ये र है, ध्यान में रखना है, लुंठित वर्ण र है। उक्षिप्त व्यंजन, इन्हें विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। ये पहले से नहीं थे, ये हिंदी में बाद में विकसित हुए हैं। विकसित वर्ण भी कहा जाता है इन्हें, ड और ढ, है ना। इन्हें अड़नजात भी कहा जाता है ना। ये अड़नजात ध्वनियाँ हैं, इसको हम अलग से भी देख लेंगे। तो ये ड और अढ़ा, उच्चारण अड़ और अढ़ा होता है। जैसे ड और अड़ में अंतर होता है। ड जैसे डिब्बा और बड़ा, तो बड़ा और ये ड है, ये अड़ है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और ढ और अढ़ में भी अंतर होता है। य और व होते हैं ये अर्ध स्वर या संघर्षहीन व्यंजन है। अर्ध व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन भी कहा जाता है ना। ये स्वरों में और व्यंजनों में, दोनों में इनको रखा जाता है। तो अर्ध स्वर व्यंजन ध्यान में रखना, एक एक लाइन में आपको ध्यान से समझना है। बाकी द्वितीय वर्ण एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पर। द्वितीय वर्ण जो ऐसा वर्ण जो 2 बार प्रयोग हो जाए, जैसे कि इसमें जो है ये 2 बार प्रयोग है ना, बचच्चा, दिल्ली। तो एक ही वर्ण जब एक बार आधा एक बार पूरा आए तो इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय। बदनाम का दे त से द्वितीय का मतलब 2 बार प्रयोग। विदेशी वर्णों में ध्यान में रखना है, क ख ज, जहाँ पर भी नुक्ता चिन्ह लगा हो, ऐसे पीछे एक छोटा सा चिन्ह लगा हो, ये विदेशी वर्ण है, अरबी फारसी के वर्ण होते हैं। एक अंग्रेजी का भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक अंग्रेजी का भी आगत स्वर है, जैसे हम अ के ऊपर ऐसा वो लगाते हैं, ये जो निशान है ये अंग्रेजी का आगत स्वर है, ध्यान में रखना है ये। जैसे हम नाट नोट कहते हैं, अब नहीं को जैसे नोट लिखा हम, तो ये नोट हम कैसे लिखेंगे हिंदी में इसको? जैसे अंग्रेजी में हमने लिखा नोट, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे तो नहीं लिखेंगे हिंदी में इसको, तो हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? ये ऊपर ये बिंदी नहीं आता ना, तो कैसे लिखते हैं हम? नोट को कैसे लिखेंगे? ये, तो ये अंग्रेजी का आगत वर्ण है, हिंदी में नहीं है, ये ध्यान में रखना। अभी हम हिंदी के मानक वर्ण पढ़ेंगे तो ये तो सब विदेशी हैं, ये हिंदी में नहीं आएंगे। जो मानक वर्ण हमारे 52 हैं उनके अंदर नहीं जोड़ेंगे हम इनको, है ना। लेकिन ये हिंदी में प्रयोग होने वाले कैसे वर्ण हैं? विदेशी, ये ध्यान रखना। और अंग्रेजी का एक ही विदेशी वर्ण है आ, ये आ के ऊपर ऐसे लग जाएगा, ये आगत वर्ण किसका है? अंग्रेजी का। जैसे नाट, हाट, इस तरह से। नोट ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, ये नाट ऐसे लिखते हैं। अब टोटल कितने हैं थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे। टोटल जो 52 वर्ण है, तो 52 में क्या क्या आएंगे? 52 वर्णों की पूरी ये बहुत अच्छी शीट बना के दे रखी है, टेबल बना के दे रखी है। टोटल 52 हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 1 अनुस्वार है, 1 विसर्ग है, बाकी कंठे 5 हैं, ये स्पर्शी है ना, ये जो 5 हैं पूरे, तो 25 ये हो गए। अंतस्थ 4 हो गई, यर अलावा ऊष्म ये श संयुक्त व्यंजन हो गए 4 और द्विगुण व्यंजन हो गए 2। तो टोटल मानक वर्ण कहते हैं कुल वर्ण, या एक और शब्द आता है मानक वर्ण। स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे, ये 52 है टोटल। तो ये पूरी टेबल भी आप इसी तरह से बना सकते हैं ना। बाकी जो कुछ और भी नोट, कुछ जैसे कि पृथ्वीनाथ जी की है किताब, बड़ी अच्छी किताब है, उससे वो भी आपको PDF वगैरह मिलते रहेंगे ग्रुप में सारे। तो इसको इसी तरीके से आपको देखना है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। और इतना आपने समझ लिया तो इसके अलावा कुछ भी आपको बाकी रह नहीं जाएगा। तो इसको आप पढ़ें।